हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ क्लास 12th। आज बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उन्हें टफ भी लगता है। और मैं हमेशा कहता हूं टफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को। तो बच्चों, गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक चार्ज या दो चार्ज के कारण होने वाले इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज के इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे। चाहे वो तो फोर्स लगा रहा था या फील्ड क्रिएट कर रहा था या फिर हम उसके डायपोल को स्टडी कर रहे थे। तो यहां पर हम सिंगल्स की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग कपल्स या फिर मल्टीपल चार्ज की बात करेंगे, है ना बच्चों। सिंगल्स वाला टाइम खत्म। अब हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और मल्टीपल चार्ज सिस्टम तीन तरीके के हो सकते हैं बच्चों। या तो वो किसी के सरकमफेरेंस पे हो सकते हैं या फिर उसके बॉर्डर लाइन पे हो सकते हैं, तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब किसी वो 3D शेप वॉल्यूम में होते हैं तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसपे बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेटेड हैं, प्लेस्ड है। और इस पे अगर मैं इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा से। और अगर इस पे चार्ज Q है तो आप क्या बोलोगे? द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डेल Q अपॉन डेल L। बात समझ में आई क्या आप लोग को? टोटल चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट बनती है कूलाम मीटर। अगर मैं बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, जैसे कोई सरफेस है बच्चे, स्फीयर है, या मैं कोई स्क्वायर ले लूं या फिर मैं रेक्टेंगल भी ले सकता हूं। इनमें जो चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे कहते हैं हम लोग सिग्मा, सिग्मा मेल, है ना बच्चों। सिग्मा डेल Q अपॉन डेल S, है ना बच्चों, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? तो इसकी यूनिट होगी कूलाम मीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और जब थर्ड में वॉल्यूम की बात करूं तो वो 3D शेप में आ जाएगा। अब 3D शेप क्या होता है बच्चों? तो मैं कोई भी 3D शेप बना सकता हूं। ये रहा एक 3D शेप, है ना, ये रहा एक 3D शेप। तो बच्चों इस केस में जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं रो इक्वल्स टू डेल Q टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये रहा बच्चे। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो बच्चों इतना इजी था। जब मैं लीनियर की बात करूंगा तो Q अपॉन L, जब मैं एरिया की बात करूंगा, सरफेस की बात करूंगा, Q अपॉन A, और जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। तो ये गॉस लॉ है क्या? देखो बच्चों, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसके अलावा किस बात के लिए इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों जो गॉस लॉ है ना, वो किसी भी सरफेस पे, चाहे उसका कैसा भी शेप हो, वहां पर वो अप्लाई हो सकता है। और गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉस लॉ इज वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ सरफेस। गॉस लॉ को समझने के लिए हमें कुछ बातें फिर से क्लियर होनी चाहिए जो हमने 11th में पढ़ा होगा। 11th में पढ़ना भी होता था क्या? तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को 11th का याद नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं, 12th में लेके चलता हूं मैं। कुछ बातें याद रखना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यह बात याद रखना बच्चों। दूसरा, एरिया वेक्टर। सर ये क्या है? एरिया तो स्केलर होता है। नहीं बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो क्या होता है? सरफेस के नॉर्मली होता है, सरफेस के नॉर्मली होता है। तो एरिया वेक्टर इज नॉर्मली टू द सरफेस। चलिए, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखना बच्चों। अब आते हैं इस डायग्राम पे। तो बच्चों यहां पर हमें एक शेप दिख रहा है जो किस तरीके का है? तो आप बोलोगे सर ये तो स्फीयर है कोई एक, और यहां पर एक चार्ज Q है, और ये Q क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा।
है ना। हर एक चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। आई होप ये आप लोग को पता होगा। जब ये बच्चे ये फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसके इतने पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, छोटे से एरिया को, जिसका नाम है डेल एस, जो आप लोग को दिख रहा होगा। और इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं कलर चेंज कर देता हूं बच्चे, ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डेल एस है। आई बात समझ में। और इसी के नॉर्मली क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर एन। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास एक शेप है। अब इस पे हम लोग गॉस लॉ निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जब किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड हो। तो बच्चों अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो आपने फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों आता है बच्चों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ई और ds दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। चलो, तो बच्चों एक तो हमने ये पढ़ा है। अब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, दोनों साथ में है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होती है ना बच्चों। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। क्या इतनी बात समझ में आई। अब जब हमारे पास ई डॉट डी एस मिल चुका है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds। बच्चों कैसा सरफेस है ये, सर ये तो स्फीयर है। क्या स्फीयर का एरिया आता है आप लोग को, सर बिल्कुल आता है। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, E का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों आपको, E इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था मैंने, उसका फॉर्मूला याद है। तो बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों फाई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे फाई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, तो आप बोलोगे इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ई नॉट। यही बच्चे गॉस लॉ है। यही आपने गॉस लॉ को प्रूफ भी कर दिया और गॉस लॉ का डेफिनेशन भी बना दिया। सर डेफिनेशन कैसे बना, अभी बताता हूं। अगर मैं इसका डेफिनेशन बनाऊं बच्चे इसका, तो आप क्या बोलोगे, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। देखो फिर से, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन ई नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो बच्चों दिस इज गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, इट इज इक्वल्स टू द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। अब गॉस लॉ के लिए 2-3 बातें कर लेते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, गॉस लॉ हर एक काइंड ऑफ शेप के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लिख सकते हो इट इज ट्रू फॉर ऑल शेप, है ना बच्चों, ये भेदभाव नहीं करता है ना, ठीक है। सेकंड ये है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो Q है ये चार्ज इनसाइड द सरफेस है। याद रखना बच्चों, ये जो Q है ये कौन सा चार्ज होगा, जो सरफेस के अंदर होगा, इनक्लोज्ड होगा, वो वाला चार्ज है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। थर्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वैसे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फाई भी क्या होगा, 0 होगा। फोर्थ जो बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो उस शेप को आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा।
याद रखो, गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आपको क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो वेयर गॉस लॉ अप्लाई इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। आई बात समझ में? तो जब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तब मैं बताऊंगा गॉसियन सरफेस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहां पर हम एक इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर पे स्टडी करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो भाई एक लॉन्ग वायर है, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एक लॉन्ग वायर बनाते हैं बच्चों, ये रहा, इस पे कुछ चार्ज होगा बच्चे। सर चार्ज भी ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको पता है कि सर अगर आप इस पे गॉस लॉ लगाना चाह रहे हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक सरफेस देना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो बच्चों चलो इस पे गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये रहा, इसके चारों तरफ एक सरफेस लेंगे तो कैसा बन जाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये सिलेंड्रिकल बन जाएगा, है ना बच्चों। अगर जैसे ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसके सरफेस को अगर मैं स्टडी करना चाहूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? चारों तरफ, इसके चारों तरफ बनेगा एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। चलो ये भी ठीक है। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करता है ना बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के नॉर्मली क्या होगा, यही होगा। तो यहां पर एन एरिया वेक्टर होगा। अगर मैं ऊपर नीचे की बात करूं बच्चे, तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और नॉर्मल कैसा होगा बच्चे, इस तरीके से होगा। तो यहां पर कितने एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इस वाले को कंसिडर करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds cos थीटा। बच्चों उस केस के अंदर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ds, है ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपने गॉस लॉ में क्या पढ़ा बच्चे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई नॉट। और याद होगा आपको, मैंने जब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, ये जो Q है, ये Q कौन सा होगा, इनसाइड द सरफेस। और बच्चों ये कैसा है, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है। और जब लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है तो कैसा होगा उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर होगा। और लीनियर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे लीनियर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। तो इससे Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चे हमें, L मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये बन गया इक्वेशन 2। 1 भी फाई है, इक्वेशन 2 भी फाई है, दोनों को इक्वेट कर लो। तो ये बन जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस आपको बताओ, क्या आपको एरिया ऑफ सिलेंडर आता है क्या? अरे सर क्या पूछ रहे हो, ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं। 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बच्चे। एल से एल कैंसिल, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही था बच्चे, यही है प्रूफ इसका, यही पहला प्रूफ है। क्या बहुत टफ था क्या? बहुत ही इजी है बच्चों, और आपको समझ में भी आया होगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहां पर हम एक यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सेकंड है हमारे पास, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट शीट के अंदर। भाई शीट बनाते हैं चलो एक, अब एग्जाम में तो शीट लेते नहीं है एक्स्ट्रा हम लोग, ये लिया हमने एक प्लेन शीट, ठीक है। अब इसे क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा बच्चों। तो यहां से हमने एक गॉसियन सरफेस लिया,
ये कैसे लिया सर हम लोगों ने? तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग पेपर है, इसके अंदर से हमने गॉसियन सरफेस बनाया इस तरीके से, ये ले है ना बच्चों, ये गया है ना। तो इस तरीके से ये गॉसियन सरफेस जा रहा है ना बच्चों, ठीक है। और इसी पे हम लोग स्टडी करेंगे। चलो एक पेज बर्बाद करवा दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। समझते हैं सर, यहां जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको पेज की पड़ी है। बच्चों देखो यहां पर ये एक सर्फ पेपर था, अब इस पे चार्ज होगा बच्चों, मान लेते हैं, ठीक है सर आपने बोला है तो मानना पड़ेगा। अब जो बच्चों जो चार्ज है वो तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां भी है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस नॉर्मली क्या बन रहा होगा बच्चों, इसी के नॉर्मली एक एरिया वेक्टर भी बन रहा होगा। सर ये तो साथ में हो गए। अगर मैं ऊपर की बात करूं बच्चों, तो ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इसी साइड में जा रहा है परपेंडिकुलर, और उसके नॉर्मली क्या होगा, एरिया वेक्टर। ये अगेन क्या बनाएगा बच्चों, ये अगेन 90 बनाएगा 90 डिग्री, जिस कारण इस वाले को और नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इनको कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि cos 0 इक्वल्स टू 1 और cos 90 इक्वल्स टू 0। आप क्या बोलोगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल्स टू होगा E1 प्लस E2 के, है ना बच्चों, E1 प्लस E2 के। तो आप बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू E डॉट ds, अगर मैं फाई 1 की बात करूं, और फाई 2 कितना हो जाएगा, E डॉट ds। तो फाई नेट कितना होगा बच्चे हमारे पास, 2E डॉट ds। गॉस भाई साहब क्या बताते हैं कि जो फाई है वो इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों याद रखो ये Q कौन सा है, गॉसियन सरफेस वाला। और ये बताओ लीनियर चार्ज है या फिर यहां पर सरफेस है, शीट है ना बच्चों, ये तो सरफेस होगा। कौन सा लगेगा इसके अंदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सेकंड वाला। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, सिग्मा मेल इक्वल्स टू Q अपॉन, याद आया, एरिया, या ds या फिर एरिया। तो बच्चों Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं फाई इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं बच्चों। 2E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बच्चे 2E डॉट ds क्या होगा, अरे सर ds कुछ नहीं, वो तो एरिया ही होगा ना। ds क्या होगा बच्चों, एरिया। ये a हो जाएगा, ये भी सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। a से a को उड़ाया, हमारे पास क्या बन गया, e की वैल्यू सिग्मा, ये 2 मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। चलो खत्म, टाटा बाय बाय, गया। यही आ गया बच्चों प्रूफ, है ना। देखा कितना इजी था गॉस लॉ। ये हमने 2 प्रूफ कर भी लिए, और इसका वैल्यू क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहला हमने किया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे, और दूसरा हमने किया इनफाइनाइट शीट पे। चलो थर्ड पे आते हैं, और ये लास्ट है। 3 ही एप्लीकेशन पढ़ने हैं बच्चों आप लोग को एनसीईआरटी के अंदर, बोर्ड के लिए और जेई नीट के लिए। और ये तीसरा है आपके पास, जिसके में है बच्चों फील्ड आउटसाइड द शेल। अब देखो ये जरूरी है, फील्ड इनसाइड द शेल होता तो क्या होता बच्चों, 0 आता, क्योंकि मैंने बार बार बोला है इनसाइड द सरफेस क्या होता है बच्चों, E की वैल्यू 0 होती है और फ्लक्स भी 0 होता है। तो चलो यहां देख लेते हैं भाई, एक हमारे पास ये एक स्फेरिकल शेल है। अरे सर कितने टाइप के सेल होते हैं बच्चों, बायो में सेल पढ़ा बचपन में, फिर यहां शेल पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद फिर फिजिक्स में सेल पढ़ा 10th क्लास में, बैटरी वाला। भाई जीना हराम कर रखा है इन पढ़ाई ने, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। आप बोलोगे सर इसमें भी क्या बचा है, 2 ही तो तरीका होता है, लिखोगे फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds, है ना बच्चों। पहला ये बनाते थे हम लोग, याद होगा आपको। दूसरा क्या बनाएंगे बच्चों, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आप बोलोगे सर ये Q कौन सा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
कौन सा वाला, इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला? तो आप बोलोगे इनसाइड वाला। सर आपने बताया था इनक्लोज्ड वाला होता है, इनसाइड वाला होता है। तो बच्चों इनसाइड वाले का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। आप बोलोगे सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अप ए, तो बच्चों क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। बात समझ में आई? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? फाई इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया दूसरा। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो ये एरिया निकलेगा बच्चों इस सिग्मा वाला, ये इनसाइड वाले के लिए होगा या आउटसाइड वाले के लिए? आप बोलोगे सर इनसाइड वाला, क्योंकि क्यू कौन सा होता है? इनसाइड का यूज करते हैं, याद है ना आपको। और ये डीएस क्या होगा बच्चों? बाहर वाला। तो बाहर वाले का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। बाहर वाले का रेडियस क्या है बच्चों? स्मॉल आर। ये हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर, है ना बच्चों। इनसाइड में क्या रेडियस है? कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लेके चलना है कि जो ये कैपिटल आर है ये बहुत स्मॉल है आर से, यानी कि जो इनसाइड रेडियस है वो बहुत कम है और जो आउटसाइड रेडियस है वो ज्यादा है। इसी कारण हम लोग इनसाइड वाले टर्म को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास E इक्वल्स डॉट ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा? सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये रहा बच्चों, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ और लास्ट प्रूफ पे जाते हैं बच्चों। क्या है? फील्ड इनसाइड द शेल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अरे सॉल्व करने की जरूरत क्या है बच्चों? ये क्या है? इनसाइड द शेल पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और फ्लक्स भी क्या होगा? 0। खत्म हो गया। गॉस लॉ हो भी गया, गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर आप लोग का एनसीईआरटी चैप्टर 1 भी खत्म होता है। गॉस लॉ भी देख लिया हमने, गॉस लॉ के एप्लीकेशन को भी स्टडी कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम गॉस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे।